गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे दो बातें आपसे करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि मैंने टेंजेंट नॉर्मल को लेकर के आपको लास्ट 2 लेक्चर्स मैंने आपके यूट्यूब वीडियो पर अपलोड कर दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वो वीडियोस देखे होंगे और उस पर थोड़ी बहुत चर्चा की होगी। दूसरी आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम जेईई मेंस के लिए क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ बातें भी थोड़ी सी बाकी रह गई हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आज हम इस चैप्टर का द एंड करेंगे। ओके। दूसरी बात, इस वीडियो के लास्ट में एक गुड न्यूज़ है, तो आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको गुड न्यूज़ पता चलेगी। एक मिनट, वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि कुछ गुड न्यूज़ बीच में भी है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और साथ में ही थोड़ी देर हमें कुछ बहुत पढ़ना भी है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल to the curve y is equal to mod of x square minus mod of x mod x at x is equal to minus 2 at x is equal to minus 2। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to mod of x square minus mod of x का mod एट द x इक्वल टू -2। हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। सबसे पहले आपको x इक्वल टू -2 इसमें रखना है। अब x इक्वल टू -2 इसमें रखोगे तो अंदर वाले मॉड की कहानी होगी कैसी? तो सीधी बात है कि x इक्वल टू -2 पे मतलब 0 से बात छोटी है ना, तो जब बात 0 से छोटी है तो सीधी बात है कि मॉड कैसा ओपन होगा? नेगेटिव ओपन होगा। तो जब ये नेगेटिव ओपन होगा तो सीधी बात है कर्व हमारे पास कैसा आ जाएगा? y is equal to mod of x square plus x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? mod of x square plus x। अब बात ये आ जाती है कि सर x square plus x y is equal to, अब ये मॉड कैसा ओपन होगा? तो वैसे सीधी बात है, पॉजिटिव है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा? y is equal to x square plus x। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कर्व की इक्वेशन आ गई आफ्टर ब्रेक मॉड फंक्शन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x is equal to -2। तो y is equal to -2 का स्क्वायर प्लस -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 -2 बोले तो 2। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे -2, दैट्स पॉइंट आर जिस पर हमें नॉर्मल क्या करनी है? फाइंड करनी है इन पॉइंट्स पर, है कि नहीं? तो चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या कर्व हमारे पास क्या गिवन है? y is equal to x square plus x, y is equal to x स्क्वायर प्लस x। अब हम क्या कर लेंगे? dy अपॉन dx निकाल लेंगे। इधर कितना आ जाएगा? 2x प्लस 1 आ जाएगा। एट द पॉइंट निकाल लेंगे, तो एट द पॉइंट जब निकालेंगे -2, 2 पर है तो हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 1, 2 2 जब 4 -4 यानी कितना आ गया? -3। अब ये स्लोप किसका है? टेंजेंट का स्लोप है। ये स्लोप किसका है दोस्तों? टेंजेंट का स्लोप है। हमें किसके स्लोप की बात करनी है? नॉर्मल के स्लोप की बात करनी है। तो चलो जरा नॉर्मल के स्लोप की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल के स्लोप की बात करें तो सबको पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। कितना है? -3, और ये नेगेटिव टाइम्स होता है। तो कितना आ चुका है हमारे सामने? 1/3 आ चुका है। कितना आ चुका है? 1/3 आ चुका है। आप में से कई लोग अगर इस बात को ना जानते हो कि हमने ऐसा क्यों किया, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर जो कुछ लोग अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैप्टर को, वीडियोस को, तो अब एक काम कर लें, पीछे के सारे 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ टेंजेंट और नॉर्मल पर, आप देख लें तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुकी है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। हमारे पास कितना आ जाएगा? 3y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस
2, तो x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y 6 2 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी हमारी नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? ये सिर्फ x मॉड 0 से छोटा था इसलिए ये मॉड कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर ये तो पहले से ही पॉजिटिव है ना, ये कैसा है, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है ना, तो जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव ही ओपन होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई। उसके बाद की कहानी अपनी रिपीटेड कहानी है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि नहीं, नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए प्लीज। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the line y is equal to x minus 2, y is equal to x minus 2 and the parabola y is equal to x square plus 3x plus 2। हमारे पास स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और पैराबोला गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कह रहा है इस पैराबोला से इस लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बतानी है। चलो आसान है हमारे लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पैराबोला का एक फिगर ड्रॉ आउट करेंगे। अगर ध्यान दें y इज इक्वल टू एक्स से 3x प्लस 2, तो y इज इक्वल टू -2 पॉइंट पे ये पैराबोला क्या होगा, आई थिंक कट करेगा, सॉरी 2 पे कट करेगा, -2 पे नहीं करेगा, 2 पे क्या करेगा, कट करेगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0,2। अब बात कर लेते हैं y0 करने के बाद, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। यार देखो बच्चों वाली बातें हैं जो कि आप मेरे से पूछ रहे हो, आपको लज्जा नहीं आ रही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस 1, यहाँ से 2 आ जाएगा, x प्लस, तो x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, -1 मिलेगी और एक -2 मिलेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। तो पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बातें, ऐसा कुछ पैराबोला जाएगा हमारे सामने से। ये हमारा क्या हो गया, पैराबोला हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दिस पॉइंट इज -1,0 और दिस पॉइंट इज -2,0। ओके, अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास लाइन की है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो y इक्वल टू -2 पॉइंट नीचे होगा, दिस पॉइंट इज 0,-2। y0 कर दे तो x ये पे 2 आएगा, तो 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरीके से गुजरेगी। हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। ये बीच की हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? फिगर में कोई कंफ्यूजन है, बना लीजिए। तो कंफ्यूजन है यहाँ तो ओके। अब हमारे पास कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप इसको डेरिवेट करा लीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं सर पॉइंट हमें नहीं पता है। हमें क्या नहीं पता है, हमें पॉइंट नहीं पता है कि हमें अगर पॉइंट पता चल जाए तो हम कुछ काम कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम पॉइंट क्यों निकालेंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि हम पॉइंट्स क्यों फाइंड करेंगे। तो देखो बालकों, मैं आपसे एक बात बता दूँ, हमसे उसने बोला था कि पैराबोला और लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बतानी है। क्या बतानी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब समझ रहे हो कि पैराबोला के किसी पॉइंट से हम इस पर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। ये आप नाम दे दो ओपी। ओपी निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, ओपी निकालनी है, फाइंड ओपी। तो अगर ध्यान दो तो O पॉइंट से P पॉइंट पर परपेंडिकुलर। अब बहुत से बच्चे क्वेश्चन नहीं कर सर O पॉइंट से ही P पर। मैं ये नहीं कह रहा O पॉइंट -1,0 है। मैं ये आपसे नहीं बोल रहा हूँ किसी भी सूरत पे कि -1,0 ही वो पॉइंट है। ये तो सिर्फ एक पैराबोला को पॉइंट कट कर रहे हैं, ये पॉइंट बहुत अलग है, ठीक है ना। तो वो O पॉइंट, ये O पॉइंट अलग है और ये PQ पॉइंट क्या है, बहुत अलग। ओ P नाम दे चुके हैं, हम नाम MN दे देते हैं। MN पॉइंट क्या है, बहुत अलग
है कि n पॉइंट हमारा क्या है -1, 0 और m पॉइंट क्या है -2, 0। अब जब तुमने मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उसने बोला कि पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। क्या बताइए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। तो कुछ कचुमड़े ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर यहाँ से यहाँ तक की तो बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते थे, या यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस तो हम निकाल सकते थे, लेकिन उसने हमसे क्या बोला? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोला? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला, है कि नहीं? अगर आपसे बोला जाए कि अपनी नाक को टच करो, तो अपनी नाक को कैसे टच करोगे? ऐसे टच कर लोगे ना। अब ऐसा नहीं हाथ ऐसे टेढ़ा में खोला करके कान के बगल से निकाल करके टच करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो वही कहानी हमारे पास यहाँ पर है कि हमसे क्या बोला उसने? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला। क्या बोला? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नजर आई, हमने ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान ली, है कि नहीं? अब यहाँ पे एक बात ये आती है, दो क्वेश्चन हमारे पास ये उठते हैं। सर एक काम हम और कर सकते हैं कि अगर हमको ओपी की इक्वेशन पता चल जाए, क्या पता चल जाए? ओपी की इक्वेशन पता चल जाए, तो हम कुछ काम कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम ओपी क्यों निकालें, हम पैराबोला की टेंजेंट निकाल लेते ना, क्योंकि ओ पॉइंट पर भी तो टेंजेंट होगी, ओ पॉइंट पर भी तो टेंजेंट होगी पैराबोला की, होगी कि नहीं होगी? ये बात मानते हो ना कि ओ पॉइंट पर टेंजेंट होगी, किसकी? पैराबोला की होगी। अब वो टेंजेंट पैरेलल होगी, वो टेंजेंट क्या होगी? अब देखो ना, आपको अगर डाउट लग रहा है तो आप हल्की सी डॉटेड लाइन बना सकते हो और आप देख सकते हो कि ये दोनों टेंजेंट क्या है? पैरेलल है। ये दोनों टेंजेंट और लाइन दोनों क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। मैं अभी सारे मन के क्वेश्चन आपके सॉल्व कर दूंगा। तो अब कहानी ये कि ये दोनों अगर पैरेलल हैं, सर ये दोनों अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप कैसा होगा? सेम होगा। दोनों का स्लोप कैसा होगा? सेम होगा। तो यहां पर आप लिख लीजिए स्लोप ऑफ लाइन। क्या लिख लीजिए? स्लोप ऑफ लाइन। तो अगर आप स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। निकालना आपको आता है, y = mx + c से कंपेयर कराइए, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन कितना आ चुका है? हमारे पास 1 आ चुका है। तो चलो स्लोप तो आ गया हमारे पास। सर अगर स्लोप अगर 1 इस लाइन का है तो स्लोप उस टेंजेंट का भी 1 होगा? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों क्या है? दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों क्या है? दूसरे के पैरेलल हैं। आपको याद है 8th 9th 10th में आप एक बात पढ़ा करते थे, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। याद है आपको? दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होती थी? C2 माइनस मॉड के अंदर D1 या C2 - C1 अपॉन रूट के अंदर A² + B²। बस सेम कहानी थोड़ी थोड़ी हमारी वैसी ही कहानी है। तो स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। स्लोप ऑफ लाइन y = x - 2 का स्लोप कितना आ गया? 1 आ गया। अब जरा करो कि डेरिवेशन करो, तो हमने पॉइंट क्या मान लिए थे? x1 और y1। तो dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 हमारे पास कितना आ जाएगा? 2x1 + 3। अब ये होगा किसके इक्वल? 1 के। किसके इक्वल होगा? 1 के, क्योंकि स्लोप कितना है? 1। क्योंकि ये स्लोप इस टेंजेंट के भी क्या होगा? पैरेलल टेंजेंट है, तो उसके स्लोप के इक्वल होगा। तो 2x1 + 3 = 1। तो 2x = -2। तो x1 = हमारे पास कितना आ चुका है? हमारे पास x1 यहाँ पे कर लेते हैं। x1 = हमारे पास कितना आ चुका है? -1। x1 हमारे पास कितना आ चुका है? -1। x1 की वैल्यू -1 उठा के हम कर्व को दे देंगे, तो y1 = हमारे पास आ जाएगा x1² + 3x1 + 2। तो y1 = -1² - 3 + 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 3, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट आ गया -1, 0। अरे अब आप तो बोलोगे सर n पॉइंट ही आ गए, वही जो हमारे पॉइंट है n पॉइंट -1, 0 वही पॉइंट आ गए। हाँ, तो हमें ये बात पता चल गई कि यही O पॉइंट कहाँ पर है? n पर है। O पॉइंट कहाँ पर है? n पर है। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आई है ना, तो प्लीज एक बार आपने, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है ना, तो 100% है कि आपने अभी तक क्या नहीं देखा? पीछे के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, है कि नहीं? ये बातें हमने कैसे की? ये बातें वही सिंपल सी की थी कि हमने रिलेट किया था पॉइंट O, x1 और y1, जिस पर उसकी टेंजेंट का स्लोप कितना आया था? 2x1 + 3। ये क्या आया था? स्लोप आया था। अब यही स्लोप किसके स्लोप के इक्वल होगा? इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। तो जब दोनों पैरेलल हैं तो 2x1 + 3 = 1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब अगर ये पॉइंट पर टेंजेंट निकाल सकते हो, तो ये पॉइंट कर्व, इस पॉइंट से कर्व भी तो पास हो रहा होगा। तो जब कर्व इस पॉइंट से पास हो रहा तो कर्व की इक्वेशन ये आ गई। यहाँ से हमने x1 की वैल्यू दे दी तो y1 की वैल्यू मिल गई। तो अब हमारे पास पॉइंट जो मिले वो क्या मिले? -1, 0। यहाँ पर एक जाने और अनजाने बात प्रूफ हो गई। क्या बात प्रूफ हो गई? कि सर जो पॉइंट O है वो पॉइंट N ही है। वो पॉइंट क्या है?
n ही है। o और n पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, वो कोइंसिडेंट है। क्या है? कोइंसिडेंट है। चलो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि ये पॉइंट o और n एक ही जगह पर है। तो जब o और पॉइंट n पॉइंट एक ही जगह पर है तो बचा क्या? इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर। तो बस कोई दिक्कत नहीं, -1,0 से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो नाउ यहाँ पर लिखिए, नाउ o -1,0 परपेंडिकुलर टू लाइन। लाइन हमारे पास क्या है? x - y - 2 इक्वल टू 0। -1,0 से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो -1, y तो 0 है, -2 अपॉन रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। -1 -2, अरे -1 -2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -3। तो -3 अपॉन ये कितना आ जाएगा? √2। लेकिन मॉड है डिस्टेंस के कारण, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 अपॉन √2। दिस इज योर आंसर। कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होगी ना किस तरीके से निकालते थे। ये चीज़ें तो हमने क्लास 8th में पढ़ी हुई है ना, 8th 9th में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट, सॉरी 9th 10th में पढ़ रखा है। x ये पे -1 और पॉइंट को वेरीफाई कराना है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप नोट कर सकते हैं इसको। ओके 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 नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। ये तो चलो छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। हम धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और मुझे पता है कि आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो बहुत ही मजा आने वाला है इन क्वेश्चंस में हमें आगे लेकर के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। शो दैट द स्ट्रेट लाइन, शो दैट SHOW, शो दैट द स्ट्रेट लाइन x cos alpha प्लस का y sin alpha is equal to P touches the curve xy is equal to a square, xy is equal to a square, xy is equal to a square if p square is equal to 4a square cos alpha sin alpha। ये बात हमें प्रूफ करनी है। अगर हम बता पाएं कि ये लाइन इसको क्या करती है? टच करती है। ये लाइन इसको क्या कर रही है? टच कर रही है। तो हमें बताना है कि ये दोनों क्या हैं, प्रूफ करना है। p स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos अल्फा और sin अल्फा। अब देखो होता क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, देखो मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि क्वेश्चन वहीं से होगा जो हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में। अब सीधी बात है, हमसे किसकी बात कर रहा है? टच वच की बात कर रहा है। तो जब हमसे कोई टच वच की बात कर रहा है तो हम उससे क्या भागते हैं? दूर भागते हैं। कैसे दूर भागते हैं? कर्वेचर में नहीं भागते हैं, हम सीधा स्ट्रेट लाइन में दूर भागते हैं। जैसे मान लो किसी ने मेरे को टच किया तो मैं तुरंत पीछे हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा। तो सीधी बात है ना, उसने क्या बोला कि ये लाइन इसको क्या कर रही है? टच कर रही है। क्या कर रही है? टच कर रही है। तो ये लाइन किसका काम कर रही है? टेंजेंट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? टेंजेंट का काम कर रही है। गुड, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया कि ये जो लाइन है वो हमारा किसका काम कर रही है? टेंजेंट का काम कर रही है कि नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो जब ये लाइन हमारा किसका काम कर रही है? टेंजेंट का काम कर रही है। तो सीधी सी बात है, तो कुछ पॉइंट भी होंगे जिन पे ये टेंजेंट जा रही होगी। तो हमने मान लिए, लेट कर लिया कि x1 और y1 वो पॉइंट हैं जिनके लिए लाइन टच करती है किसको? कर्व को। हाँ, हिंदी में लिखा मैंने वक्र, है कि नहीं। किसको टच करती है? कर्व को टच करती है कि नहीं। तो हमने मान लिया कि वो लाइन क्या है? x1 cos अल्फा प्लस का y1 sin अल्फा इज इक्वल टू p, और इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। देखो जहां पर भी आपको बात समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे से देख लें, है कि नहीं। आप पूछ तो पाओगे नहीं यूट्यूब में, है कि नहीं। तो फिलहाल हमारे पास हमने मान लिया कि x1 y1 पॉइंट, भाई अगर स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट से पास हो रही है तो कर्व भी तो पास होगा,
कर्व भी तो पास होगा, बिल्कुल पास होगा, कर्व भी हमारा उस पॉइंट से क्या होगा, पास होगा। क्यों? क्योंकि वो लाइन कर्व को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो जब कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है तो किसी ना किसी पॉइंट पे करती है ना, तो जब किसी पॉइंट पे टच कर रही है तो सीधी बात है कि वो पॉइंट दोनों कर्व को और लाइन को क्या करेंगे, टच, सेटिस्फाइड करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमने कहा, अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लाइन कर्व को टच कर रही है, जो लाइन किसको टच कर रही है, कर्व को टच कर रही है, क्या उसका स्लोप, लाइन का स्लोप कर्व के स्लोप के इक्वल होगा? ऑब्वियस सी बात है, होगा ना यार। इतना सोचने वाली बात क्या है, इतना आपने सोच लिया और इतना टफ पूछ लिया सर ने। नहीं, इतना टफ नहीं पूछा मैंने आपसे, है कि नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको डेरिवेट करा लेते हैं। तो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अरे डेरिवेट लगा दिया फर्स्ट इंटू सेकेंड का। वो कहावत सुनी है ना आपने कि पहला छोड़ो दूसरा पकड़ो, दूसरे को छोड़ो पहला पकड़ो, है कि नहीं। कुछ याद आ रहा है? मतलब बचपन में घटनाएं हम घटते थे, किसी को देख करके हमारा मन विचलित हो जाता था, किसी को देख करके, है कि नहीं। तो हम एक को पकड़ते थे, दूसरे छोड़ते, नहीं ये अच्छी है, ये सॉरी मुंह से निकल गया मेरे, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा करते थे ना बचपन में, है कि नहीं। जैसे मान लो आज इसके साथ है, कल उसके साथ घूम रहे हैं, कल उसके साथ घूम रहे हैं। तो मतलब ये सब बातें हैं जो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती हैं हमारे चाइल्डहुड को। तो फिलहाल हम अपने चाइल्डहुड से वापस आते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, पहला छोड़ा दूसरे का डेरिवेट कराया, दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेट कराया, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का वाई अपॉन एक्स। एट द पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का y1 अपॉन x1 आ जाएगा, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कि क्या ये तो कर्व का स्लोप आ गया, किसका आ गया, कर्व का स्लोप आ गया उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, x1 और y1 पॉइंट पर, ये हमारा किसका स्लोप आ गया, कर्व का स्लोप आ गया। अब हमें बात करनी है कि सर क्या, हम बात तो पहले ही कर चुके हैं ना कि कर्व का स्लोप किसके इक्वल होगा, लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। अरे भाई वही तो टेंजेंट है ना भाई, वही तो टेंजेंट है। तो चलो इक्वेशन इसका स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन की बात कर लें अगर हम लोग, तो कितना आएगा, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट। अब इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि तो टेंजेंट है ना भाई, वो क्या है, टेंजेंट है ना। तो अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस का y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू माइनस का cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। इससे ये चाट जाओ, इधर कितना आ जाएगा, x1 cos अल्फा माइनस का y1 साइन अल्फा इक्वल टू 0, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5 रोमन में। बात समझ में आ रही ना इतनी? कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, x1 cos अल्फा प्लस का y1 साइन अल्फा इक्वल टू कितना है, p। इधर कितना है, x1 cos अल्फा माइनस का y1 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, सन्नाटा। इधर दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करेंगे 2x1 cos अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, p। तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, p अपॉन 2 cos अल्फा, कितना आ जाएगा, p अपॉन 2 cos अल्फा। सिमिलरली करके y1 की वैल्यू निकाल लोगे, तो सिमिलरली करके y1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, p अपॉन 2 साइन अल्फा, कितना आएगा, p अपॉन 2 साइन अल्फा। x1 y1 की वैल्यू आ गई, x1 और y1 की वैल्यू आ गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुड, बिल्कुल सही कहा आपने कि सर x1 y1 की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में चिपकाएंगे। तो फ्रॉम, एक लाइन खींच लो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 2 x1 की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, p अपॉन 2 cos अल्फा, और उसकी क्या निकली थी, p अपॉन 2 साइन अल्फा। ओके, इधर हमारे पास कितना चल रहा है, a स्क्वायर, कितना है, a स्क्वायर। तो इधर कितना हो गया हमारे पास, p स्क्वायर 2 2 जा 4 साइन अल्फा, और यहाँ पे कितना हो गया, cos अल्फा, a स्क्वायर भी आएगा। ओहो, जाने अनजाने
हमने बात को प्रूफ कर दिया कि ये लाइन इसको क्या करती है, टच करती है। अगर ये कंडीशन क्या होती है, होल्ड करती है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप नोट कर लीजिए, अगर नहीं आई है तो वीडियो को स्किप करके आप एक बार फिर से बात को समझ सकते हो। कितने जा रहे हो अभी? आ रहे हो थोड़े दिन खाना खाने के बाद। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ओके, हेडिंग डाल लीजिए, छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए। मैंने कहा था ना कुछ आज पढ़ना भी, हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ पढ़ने हैं जो कि हमारे जेईई मेंस के लिए और एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नॉर्मली हम लोग बोर्ड में ज़्यादातर उन चीज़ों को नहीं पढ़ाते हैं, या कभी कभी पढ़ा भी देते हैं, मूड में आ गया तो पढ़ा दिया, है कि नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बचा के रखते हैं, है कि नहीं। लिखिए ज़रा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। यार देखो, एक बात बता दें आप लोगों को कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप सभी लोग जानते हो, तो इसलिए कहीं पर अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक लगे तो आप अंडरस्टूड कर लेना। ये मत कहना कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की क्लास है, ना कि इंग्लिश की क्लास है कि नहीं। समझदार तो भाई आप लोग यार, अपने बच्चे हो। तो आइए, हमारे पास है लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। मतलब ऐसा नहीं है लेंथ ऑफ टेंजेंट ही है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, है कि नहीं। तो चलो इसके लिए हम एक छोटे से फिगर की चर्चा यहाँ पर करेंगे। फिगर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक कर्व है। ये हमारे पास क्या है, एक कर्व है। ये पॉइंट हमारे पास है, ये हमारी टेंजेंट है, ये हमारी उस पर नॉर्मल है, ठीक है। ये थीटा एंगल है, इसको नाम दे दो पी पॉइंट। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है यहाँ पर, ओके। वो लाइन गलत हो गई थी, इसको नाम दे दो पी। पी तो यहाँ दे, इसको कैसे हम लोग नाम पी नाम दे दो, यहीं पर ही नाम दे दो पी। इसको नाम दे देते हैं टी, इसको नाम दे देते हैं एम, इसको नाम दे देते हैं एन। इस पॉइंट को बोल देते हैं x1 और y1। ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इज ए टेंजेंट, ये हमारी क्या है, टेंजेंट। दिस इज ए नॉर्मल, ये हमारी क्या है, नॉर्मल। अगर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हमारी, pt। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ हमारी टेंजेंट है pt। सिमिलरली करके लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल हमारी क्या है, pn। क्या है, pn। फिर बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। किसकी बात कर लेते हैं, सब टेंजेंट। तो देखो, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात। सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की अगर हम बात करें तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का मतलब है रिफ्लेक्शन। क्या, रिफ्लेक्शन। ये हमारी क्या है, टेंजेंट है। अगर हम यहाँ से टॉर्च रखें, यहाँ पे क्या रखें, टॉर्च रखें, और इस पर टॉर्च जलाएं, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, टीएम पे। कहाँ बनेगा, टीएम पे। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगी, टीएम। सिमिलरली, कॉन्सिलरली, सिमिलरली हम यहाँ पे टॉर्च रखें तो इसकी कहाँ पे इमेज बनेगी, एम एन पे। कहाँ पर बनेगी, एम एन पर। कोई दिक्कत है किसी को। तो ये हमारी है सब टेंजेंट, ये हमारी क्या है, सब टेंजेंट। ये है हमारी सब नॉर्मल, ये हमारी क्या, सब नॉर्मल। बाकी दोनों के बारे में आप अच्छे से जानते ही हो। फिगर बना लीजिए।
फिगर बना लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट अब बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की। किसकी बात कर लेते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं। तो यार मेरे प्यारे भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर हम पीटी की बात करें, किसकी बात करें? पीटी की बात करें, तो सीधी बात है कि पीटी मतलब ये दिस एंड दिस इज ए 90 डिग्री। ये बात तो सभी को पता है कितना 90 डिग्री एंगल है। तो अब बात करें पीटी की। पीटी मतलब क्या? हाइपोटेनियस है। पीएम क्या? परपेंडिकुलर है। और एमटी क्या है? बेस है। हमें क्या निकालनी है? पीटी। हमें क्या निकालनी है? पीटी। हमें पता क्या है? परपेंडिकुलर। हमें पता है परपेंडिकुलर, हमें पता है हाइपोटेनियस हमें निकालनी है। तो सीधे याद है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आती हैं? साइन में। किस में आती हैं? साइन में। तो साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख लीजिए फ्रॉम ट्रायंगल PTM, फ्रॉम ट्रायंगल PTM, नॉट पेरेंट्स टीचर मीटिंग, दिस इज ए PTM। अगर मैं बात कर लूँ साइन थीटा की, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PM मतलब लेंथ है, और यहाँ पर कितना है? PT। यहाँ पर कितना है? PT। तो हमारे पास आ गया साइन थीटा, इसको हमें निकालनी है PT। तो PT इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? PT इज इक्वल टू आ जाएगा PM अपॉन साइन थीटा। तो PT इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा PM कॉसेक थीटा। कितना हो जाएगा? PM कॉसेक थीटा। अब PM हमारे पास क्या है? आपको पता ही है। PM का मतलब है हमारे पास क्या है? PM का मतलब Y। क्या है हमारे पास? Y। क्या है? Y। PM Y1 है ना भाई, देखो ना ध्यान से। PM क्या है? Y1 है। तो ये हमारे पास कितना आ गया? Y1 कॉसेक थीटा। क्या हमारे पास आ गया? कॉसेक थीटा। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हो कॉसेक थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो? ओ यार प्लीज, ये सब चीजें अगर आपको अभी तक नहीं याद है ना, तो घर में पानी होगा। क्या होगा? पानी होगा। और उस पानी से आपको क्या करना है आपको अच्छे से पता है कि नहीं? तो PT इज इक्वल टू कितना हमारे पास? Y1 रूट के अंदर। अब यहाँ से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप में से कितने लोग जानते हो कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, PT इज इक्वल टू कितना आ गया? Y1, और रूट के अंदर कितना आ गया? 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। कितना आ गया? का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया PT, यानी कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। मॉड इसलिए लगा दिया कि लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई प्रॉब्लम? नोट कर सकते हो। चलो इस साथ में हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की। किसकी बात कर लेते हैं? सॉरी, लेंथ ऑफ नॉर्मल की। किसकी बात कर लेते हैं? लेंथ ऑफ नॉर्मल की भी बात कर लेते हैं। तो अगर लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करें तो मतलब हमें क्या निकालनी है? PN निकालनी है। क्या निकालनी है? PN निकालनी है। अब अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो हमारे पास लेंथ ऑफ नॉर्मल, यानी कि लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है? PN की बात हमें करनी है। तो बेटा ट्रायंगल PNM फ्रॉम ट्रायंगल PNM। तो यहाँ से अगर हम बात कर लें साइन 90 माइनस थीटा की, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? PM। वही सब चीजें हैं, PM अपॉन PN। तो PN इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? PM अपॉन कॉस थीटा। तो PN इज इक्वल टू PM सेक थीटा। PM सेक थीटा। तो PN इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? PM अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी आप सभी जानते हो। तो PN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? PM रूट के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। हम PM की जगह पे y1 लिखते हैं तो कहानी यहीं से खत्म हो जाएगी। मॉड लगा दे तो कहानी 100% यहीं से खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या आ गई? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बड़ा ही आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ें नहीं है, ना ही आपको कंफ्यूज होना है। आप उम्मीद है कि आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। भाई सीधी बात है ना कि अगर इसके एंगल में थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके लिए किसकी बात? 90 माइनस थीटा की बात करेंगे ना, क्योंकि स्लोप तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नोट कर लीजिए। चलिए, ये बात हो गई हमारे पास लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात हो गई। अब ये बातें आपको याद रखनी है कि नहीं। अब हम बात करने वाले हैं सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की। किसकी बात करने वाले हैं? सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की बात करने वाले हैं। तो ये तो आपने नोट कर ही लिया था। आइए बात कर लेते हैं सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की।
तो बेटे सब टेंजेंट की अगर हम बात करें, सब टेंजेंट का मतलब क्या है? टीएम। सब टेंजेंट का मतलब क्या है? टीएम। आपको पता क्या है? पीएम। आपको पता क्या है? पीएम दैट इज y1। ये हमारी क्या है? y1 पता है ना। और पर बेस की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमसे टीएम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टीएम। अगर हम ट्रायंगल पीटीएम को देखें, अगर हम बेटा ट्रायंगल पीटीएम को दोबारा देखें तो हमको दोबारा क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन। देखो ना, बेस हमसे पूछ रहा है, परपेंडिकुलर गिवन है। जब तक आपके मुंह से नहीं निकलेगा तब तक मैं बोलता रहूंगा। बेस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है। फिर से सुनना, बेस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो किसके बीच में होता है? tan के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? tan के बीच में होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पीएम अपॉन कितना आ जाएगा? टीएम। पीएम अपॉन टीएम। कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब हमारे पास क्या आ गया? tan थीटा इज इक्वल टू पीएम अपॉन टीएम। टीएम को इधर भेज दो क्योंकि टीएम ही तो हमें निकालना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? पीएम अपॉन tan थीटा। तो अब tan थीटा को ऊपर भेज दो तो टीएम इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? पीएम कॉट थीटा। अब पीएम की बात करने तो पीएम कितना है? y1 और कॉट थीटा की बात कर ले तो कितना है? dx अपॉन dy। मॉड लगा दें तो हमारी सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये हमारी किसकी बात हो गई? सब टेंजेंट की बात हो गई। किसकी बात हो गई हमारे पास? ये सब टेंजेंट की बात हो गई। समझ में आ गया होगा सभी को? अरे tan थीटा लेंगे ना मेरे भाई, क्या कर रहे हो? इस ट्रायंगल के लिए बात करें। आओ साथ में ही बात कर लेते हैं सब नॉर्मल की। किसकी बात कर लेते हैं? सब नॉर्मल की बात कर लेते हैं। तो अगर हम सब नॉर्मल की बात कर लें तो सब नॉर्मल का मतलब क्या है? सब नॉर्मल का मतलब है हमें mn निकालना है। क्या निकालना है? mn। फिर से बेस की बात कर रहे हैं हमसे, ट्रायंगल PNM। हम बात कर लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल PNM। अगर हम बात करें ट्रायंगल PNM की तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हमसे बेस और परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। हमसे किसकी बात कर रहा है? बेस और परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। तो चलो बेस और परपेंडिकुलर फिर से ले लेते हैं, लेकिन इस बार एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। यार ये बात आप समझ सकते हो, आसानी से समझ सकते हो कि स्लोप वाला मेथड है ना, ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो मेरे प्यारे भाई ये एंगल 90 होगा ना, ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। ओ भाई हेलो, ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो सीधी सी बात है ना। तो अब जरा पीएनएम की बात कर लें तो पीएनएम का मतलब क्या है? पीएम tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? पीएम और अपॉन में कितना आ जाएगा? mn। तो mn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पीएम tan थीटा। कितना आ जाएगा? ओ भाई cot थीटा नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा। तो mn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y1 और tan थीटा की जगह पे dy अपॉन dx। तो यही हमारी, इसमें अगर हम मॉड लगा दें, थोड़ा इज्जत से लिखते हैं, तो हमारी बात बन जाएगी किसके लिए? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के लिए। कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर सकते हो। इतनी टफ बातें नहीं थी जैसा कि आप सोच रहे हो कि कुछ टफ होगा, बड़ा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बड़ी आसान चीज़ें थी, आप नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ बढ़ जाते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं टेंजेंट नॉर्मल की थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी यहीं से खत्म हो जाती है। अगर मैं टेंजेंट और नॉर्मल के थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी का एक लास्ट पॉइंट था कि सब टेंजेंट सब नॉर्मल, यहाँ से मेंस में हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, एक आध क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपसे ये सारी बातें चर्चा में रखी। अब हम फ्री हैं बिल्कुल एक खुले बैल की तरह। अब हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे और इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि हम क्वेश्चन की लाइन लगा देंगे इस लॉकडाउन में, है कि नहीं? तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों शुरू हो जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। नहीं, वो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन लगवाए थे ना, वो तो क्या था, एक केवल मतलब जैसे हम खाना बनाते हैं ना तो टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? चम्मच से टेस्ट करते हैं कि सब्जी का टेस्ट कैसा है, नमक कैसा है। ऐसे ही हमने आज की क्लास में 3 क्वेश्चन करा के मैंने आपको सिर्फ क्या किया, एक आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाई। क्या करवाई? एक्सरसाइज करवाई कि आज पढ़ने में कितना मजा आने वाला है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, डिटरमाइन P such that
such that the length of subnormal and subtangent is equal for the curve y is equal to e की पावर px plus px at the point 0,1 कह रहा है कि p की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? p की वैल्यू निकालो जिसके लिए कर्व इस पॉइंट पर सब नॉर्मल और सब टेंजेंट क्या है? सेम है। सब नॉर्मल और सब टेंजेंट क्या है? सेम है। तो चलो, चर्चा का विषय ये नहीं है कि सब नॉर्मल और सब टेंजेंट सेम है। चर्चा का विषय ये है कि हम निकालेंगे कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू ई की पावर px प्लस px। अच्छा, आप में से कितने लोग टिकटॉक यूज करते हो? है कि नहीं? टिकटॉक यूज में अभी इस टाइम टिकटॉक पे एक ट्रेंड चल रहा है, शकुनी मामा। क्या चल रहा है? शकुनी मामा चल रहा है कि नहीं? तो उसमें एक डायलॉग है कि मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी युद्ध से पहले हमें मनोवैज्ञानिक खेल खेलना होता है। तो सेम मैथमेटिक्स में भी हम कह सकते हैं कि कभी कभी हमको एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एग्जाम देने से पहले हमें थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो बस हमें वैसा ही खेल खेलना है। तो सबसे पहले आप डेरिवेट कर दीजिए dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर px इंटू p, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? p आ जाएगा। कितना आ जाएगा? p आ जाएगा। चलो, एट द पॉइंट अगर हम पॉइंट की बात कर लें 0,1 पे, तो 0,1 पे ये कितना आ जाएगा? 0p इंटू ई की पावर 0 प्लस का p। तो ई की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से कितना आ जाएगा? 2p आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2p आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2p आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं सब नॉर्मल इज इक्वल टू सब टेंजेंट। तो देखो, सब नॉर्मल इज इक्वल टू सब टेंजेंट। सब नॉर्मल क्या थी हमारे पास? y इंटू dx अपॉन dy। सब नॉर्मल और सब टेंजेंट हमारे पास कितनी है? सॉरी, ये सब टेंजेंट है। सब नॉर्मल कितनी है हमारे पास? y dy अपॉन dx। दिस इज ए सब टेंजेंट, दिस इज ए सब नॉर्मल। ये हमारी सब टेंजेंट है और ये सब नॉर्मल है। ओके, तो y की वैल्यू कितनी है? 1, और dx अपॉन dy की वैल्यू कितनी है? 1/2p। कितनी है? 1/2p। ओ भाई, उल्टा हो जाएगा। इधर y की वैल्यू 1 है, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है? 2p को उधर भेज दो, तो 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। नोट कर लीजिए। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई। सब टेंजेंट इज इक्वल टू सब नॉर्मल दिखाना था, केवल फार्मूले में वैल्यू रखनी थी। हमारे पास आ गया आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। छोटे छोटे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। लिखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल find the length of normal to the curve x is equal to a theta plus sin theta, y is equal to a 1 minus cos theta at theta is equal to pi/2। हमें क्या बताना है? हमें इसकी लेंथ ऑफ नॉर्मल बतानी है। क्या बतानी है? लेंथ ऑफ नॉर्मल बतानी है। थीटा इज इक्वल टू pi/2 पर। अब देखो, लेंथ ऑफ नॉर्मल बतानी है। लेंथ ऑफ नॉर्मल का फार्मूला आप डायरेक्ट जानते हो। लेंथ ऑफ नॉर्मल का फार्मूला मेरे ख्याल से आप डायरेक्ट जानते हो। क्या होता है? y अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ऐसा ही कुछ था ना? फार्मूला। तो फिलहाल हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? dy अपॉन dx निकालेंगे।
तो यार एक बात बताओ, dy dx निकालने के लिए हम सबको पता है कि dy dx y का डिफरेंशिएशन x के टर्म में, लेकिन यहाँ पर सर x का फंक्शन अलग है, y का फंक्शन अलग है, तो आपके दिमाग में क्या आया? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। क्या आया? द मेथड ऑफ पैरामेट्रिक ऑफ डिफरेंशिएशन, है कि नहीं? तो द मेथड ऑफ पैरामेट्रिक हम क्या करते थे? सबसे पहले एक फंक्शन का थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरे फंक्शन का थीटा के रिस्पेक्ट में, और बाद में दोनों को डिवाइड कर देते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा? dy अपॉन डी थीटा, यानी कि a का a रहेगा cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा a साइन थीटा। सिमिलरली dx अपॉन डी थीटा कर ले तो a ही रहने वाला है, थीटा का 1 हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा। तो dy अपॉन dx एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर साइन पाई बाई 2 1 cos पाई बाई 2 0, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी है। क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होती है? मॉड के अंदर y अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है a 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना है? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखो ना 1 निकाला। अब थीटा की जगह पे पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 0 होता है, यहाँ कितना आ जाएगा? a 1 माइनस 0 a 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, तो कितना आ जाएगा? रूट 2। तो हमारे पास ये आ जाएगी लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्लियर है? नोट कर सकते हो। यार बहुत फुद्दू टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस आप उनसे लगवा रहे हो? अब मतलब आपको थोड़ा सा लज्जा बज्जा नहीं आ रही है क्या? दया नहीं आ रही? दया नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े, है कि नहीं? चलो नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x and y is equal to e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ओके, हमें इन दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है। हमें इन दो कर्व के बीच का क्या निकालना है? एंगल निकालना है। यार देखो, हमने एंगल की थ्योरी में क्या पढ़ा है? एंगल की थ्योरी में पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मतलब अगर हमको दो कर्व दिए जाएं तो दोनों कर्व का हम स्लोप निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? स्लोप निकाल लेते हैं, या दोनों कर्व की हम टेंजेंट, एक पॉइंट पे टेंजेंट निकाल लेते हैं। आप मेरी बात अभी समझे नहीं, मैं समझा नहीं पाऊंगा अभी आपको ऐसे, मैं आपको ऐसे समझाने वाला चाहता हूँ। ये हमारे पास एक कर्व है और एक हमारे पास ये कर्व है। दिस इज ए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दिस इज ए y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स बाई 2। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचे हम पैराबोला की, और इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचे हैं किसकी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो इसके बीच में बनने वाला एंगल कितना है? थीटा। इसके बीच में बनने वाला एंगल कितना है? थीटा। ये पॉइंट हमने क्या मान लिया? P बोल दिया। इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? PO बोल दिया। क्या बोल दिया? O बोल दिया। इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 और y1। क्या मान लिए? x1 और y1। अब सीधी सी बात, अब आते हैं अपने एंगल की प्रॉपर्टी में। अब यार एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता है, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम दोनों कर्व की अलग अलग स्लोप निकालते हैं, और स्लोप निकालने के बाद हम दोनों tan थीटा इज इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 में रख देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? एंगल मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है? एंगल मिल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों,
कि अब हम दोनों कर्व को क्या निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हमको थोड़ा सा क्या लग रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि दिस इज ए पैराबोला और दिस इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक काम कर लेते हैं, हम आंख मूंद करके पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 और दोनों कर्व का स्लोप निकालने का प्रयास करते हैं, ट्राई मारते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है। हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, y² = 4x, तो 2y dy/dx = आ जाएगा 4। तो dy/dx एट द पॉइंट भी ले लेते हैं, x1 y1 हमारे पास आ जाएगा 4/2y1, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 2/y1 आ जाएगा। ये हमारा स्लोप m1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्लोप m1 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई प्रॉब्लम है? यार ये तो बहुत छोटी सी चीज थी ना, ये बहुत ही छोटी सी चीज थी जो हमें समझनी पड़ी थी। यार इतना भी टफ नहीं है चैप्टर, है कि नहीं? अगर आपको चैप्टर टफ लग रहा हो ना, लग ही नहीं रहा होगा यार, मजाक समझ रखा है क्या, है कि नहीं? तो चलो नेक्स्ट कर्व हम उठाते हैं। तो y = (-x/2), तो dy/dx हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/2 (e⁻−x/2). अब यार डिफरेंशिएशन इसका मुझसे मत पूछना, है कि नहीं, वरना मैं यहीं से कैमरे में घुस के मारूंगा आपको। अब हम यहां से बात कर ले -1/2, और ये हमारा क्या है, कर्व है। ये हमारा क्या है, कर्व है y1। क्या है हमारे पास, इसको हम क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं ना। और एट द पॉइंट पे निकाल लोगे तो हमारे पास ये क्या मिल जाएगा, y1 एट द पॉइंट पे हमारे पास ये x1 y1 पर दूसरा स्लोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, दूसरा स्लोप मिल जाएगा, -y1/2, -y1/2। कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई प्रॉब्लम है? दोनों स्लोप आ गए हमारे पास, दोनों स्लोप आ चुके हैं। तो जब हमारे पास दोनों स्लोप आ चुके हैं तो देर किस बात की है, हमें पता है कि अगर हम दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2/y1 इंटू -y1/2 = -1 आएगा क्या? 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ओहो, -1 = -1। अब अगर -1 = -1 आया है तो 100% थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी बीच में, 90 डिग्री। क्या रही होगी, 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है, नोट कर सकते हो। कंफ्यूजन आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज हो गए। किस बात को लेकर के, सर आपने वो मेथड क्यों नहीं लगाया, पॉइंट निकाल के मेथड क्यों नहीं, टेंजेंट निकाल के आपने मेथड क्यों नहीं लगाया? तो बेटा मैं आपसे एक बात बता दूं, वो मेथड भी मैं लगा सकता था, वो मेथड भी मैं यहाँ पर लगा सकता था, लेकिन हम यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने जाते तो शायद हम क्या बन जाते, भिखारी बन जाते। क्या बन जाते, भिखारी बन जाते। इसलिए मैंने दोनों का x1 y1 पॉइंट में क्या निकाला, स्लोप निकालना। और मेरी आत्मा बोली कि बेटा अगर दोनों का मल्टीप्लाई करा दो तो m1 × m2 = -1 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगा। और अगर सेटिस्फाइड कर जाएगा तो थीटा = कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, नोट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। कहां बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे होगा, इसमें तो कुछ था नहीं यार क्वेश्चन में, है कि नहीं? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, find the value of a, small a, find the value of a if the curve x² बोर्ड साफ कर दो। find the value of a if the curve x² plus y²/4 = 1 and y³ = 16x, y³ = 16x cut orthogonally, cut
ऑर्थोगोनली। हमें ये बताना है कि दोनों कर्व अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो अगर दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो उनकी एक शर्त होती है, उनके बीच क्या होती है, एक शर्त होती है। उनके बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उनके बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास कर्व है, हमारे पास x² + a² + y² 4 = 1 और y³ = 16x। तो सर इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं। हमें एंगल तो पता ही है ना, 90 डिग्री। फार्मूले में रख देंगे, दोनों को स्लोप के फार्मूले रख देंगे, हमारे पास एंगल निकल के आ जाएगा। मैं कहूँगा हाँ बेटा आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। खैर परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका भाई जिंदा है कि नहीं। तो अभी मैं अगर जिंदा हूं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल हमारे पास कर्व है x² + a² + y² 4 = 1 और y³ = 16 है। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम दोनों की क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। दोनों का क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ बोथ कर्व एट P पॉइंट x1 y1। हम P पॉइंट पर दोनों का स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x/a² + 2y/4 dy/dx = कितना आ जाएगा, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों dy/dx 2y/4 = आ जाएगा माइनस का 2x/a²। 2 से 2 चाट लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, dy/dx = कितना आ जाएगा, ये 4 इधर भेज दो, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x/a² y। एट द पॉइंट निकाल लो, तो dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4x1/a² y1। इक्वेशन नंबर 1 बोल करके इसको ड्रॉप कर दो। कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट हमारे पास दूसरा कर्व है y³ = 16x, y³ = 16x। तो इसको डेरिवेट करा लो, 3y² dy/dx = 16x x1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों dy/dx = कितना आ जाएगा, 16/3y²। तो dy/dx एट द पॉइंट x1 और y1 पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 16/3y1²। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 2x/a² + 2y/4 dy/dx, इसको यहीं पर रखेंगे। इसको हमने भेजा उधर भेजा तो माइनस का 2x/a², 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास 4 को उधर भेज दिया, तो लगभग सही लग रहा है, बाकी कहानी हम बाद में देखेंगे। तो हमारे पास दोनों के स्लोप आ गए, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों के स्लोप आ गए। अब कह रहा है कि ये ऑर्थोगोनल है। ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। ये दोनों क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल हैं। तो अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं तो इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ये बात मैं आपको क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। तो अगर इनके बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा तो सीधी सी बात है m1 m2 = कितना होगा, -1 होगा। m1 m2 = कितना होगा, -1 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 4x1/a² y1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, 16/3y1² = -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16 4 64x1 हो जाएगा और इसको उठा के हम इधर भेज देंगे तो 3a² y1³ हो जाएगा। तो इधर 64x1 इधर 3a² y1³ की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, 16x1। कितनी मिलेगी, 16x1। यार इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट कर्व पर होंगे। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसलिए वो पॉइंट कर्व को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया, y1³ = 16, x1 से x1 कैंसिल हो गया, 16 से 4 निपट गया। तो a² = कितना आ गया, 4/3। तो a = कितना आ गया, +/2/√3। ये हमारी आ गई किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन है, नोट कर सकते हो। नहीं यार इसमें इतना बोर होने वाली चीज ही नहीं थी, इसमें इतना बोर होने वाली चीज ही नहीं थी। आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने कुछ भी नया नहीं किया,
सीधा सा दोनों का स्लोप निकाला, दोनों का क्या निकाला, स्लोप निकाला, और m1 m2 में इसको रख दिया। क्यों? क्योंकि वो ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है तो पीछे बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा मतलब दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो चलो बात हो गई बेसिक्स क्वेश्चंस की। अब हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं आज उन क्वेश्चंस की। देखिए जरा, एट एनी पॉइंट ऑफ ए कर्व अंडर रूट के अंदर सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट इज इक्वल टू नंबर एक ऑप्शन है द एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, सी ऑप्शन है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दैट पॉइंट, और डी है स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ दैट पॉइंट। ओके, क्वेश्चन था एट एनी पॉइंट, किसी भी कर्व में कोई भी पॉइंट ले लो, और अगर उन पॉइंट पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, यानी कि सब नॉर्मल क्या होता है, y dy अपॉन dx अपॉन सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट हमारी क्या है, सब टेंजेंट है हमारी y dx अपॉन dy है। तो ये सॉल्व होके कितना आएगा, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, कर्व क्या था नहीं पता, पॉइंट क्या था आई डोंट नो, क्यों, कर्व क्या था आई डोंट नो, पॉइंट क्या था आई डोंट नो, क्यों, वाई, क्योंकि सबके लिए भैया सब नॉर्मल सब टेंजेंट का फॉर्मूला तो वही रहेगा, सबके लिए सब नॉर्मल और सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला रहेगा वही रहेगा ना भाई। बात पकड़ रहे हो ना मेरी बात, क्या मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भैया मेरे सब नॉर्मल और सब टेंजेंट का जो फार्मूला रहेगा वो तो वही रहने वाला है ना। फिर दुनिया का कोई भी कर्व उठा लो और दुनिया के तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, फार्मूला तो वही रहने वाला है। बात समझ में आ रही ना इतनी, तो चलो y से y निपटा दो, इसकी कटेगा नहीं, ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, रूट से बाहर क्या आ गया, dy अपॉन dx, दिस इज ए स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट है। नहीं बात समझ में आई, आप पकड़ में नहीं आई। उसने क्या बोला था कि कोई भी कर्व एट एनी पॉइंट, किसी भी कर्व के लिए किसी भी पॉइंट के लिए ये कंडीशन किसके इक्वल होगी, उसके एब्सिसा के यानी एक्स एक्सिस के, यानी कि वाई एक्सिस के, यानी कि टेंजेंट के, यानी कि नॉर्मल के। तो हमने क्या किया, हमें ना टेंशन ली कर्व की, ना हमने टेंशन ली पॉइंट की, हमने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला रखा, फार्मूला सिर्फ सॉल्व कर दिया, हमारे पास क्या निकल के आ गया, dy अपॉन dx, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है इतना, नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्क्रीन को पॉज करके नोट किया कीजिए, क्योंकि अगर हम टाइम लेंगे ज्यादा तो फिर वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही धांसू क्वेश्चन। देखिए, इफ ON एंड OT, सॉरी फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। इफ OT एंड ON आर परपेंडिकुलर dropped
from the origin dropped from the origin to the tangent and normal to the tangent and normal to the tangent and normal to the curve x is equal to a sin cube t, y is equal to a cos cube t at an arbitrary point, at an arbitrary point, at an arbitrary point, okay, at an arbitrary point. Then which one of the following is correct? Then which one of the following is correct? Then which one of the following is correct? पहला ऑप्शन है 4OT स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर. बी ऑप्शन है द लेंथ ऑफ टेंजेंट y अपॉन cos t. सी ऑप्शन है द लेंथ ऑफ नॉर्मल y अपॉन sin t. ओके. और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस. ओके. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, लेकिन मैं एक बार फिर से क्वेश्चन की बात को पढ़ लेता हूँ. करा OT एंड ON आर द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. बस मेरे को पूरी बात समझ में आ गई. बस ये कंफ्यूजन था कि परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ किया जा रहा है. तो अभी बात समझ में आ गई कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है कहाँ से? ओरिजिन से. कहाँ से ड्रॉ किया जा रहा है? ओरिजिन से. OT और ON. बात समझना मेरी पहले. देखो कुछ ऐसी कहानी है कि नहीं. अब ये टेंजेंट है, ये इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है. ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है. मैं क्या रफ फिगर बना रहा हूं, नॉट क्लियर फिगर. दिस इज ओनली रफ फिगर. मैंने मान लिया कि ये क्या है? टेंजेंट है. ये क्या है? टेंजेंट. और ये क्या है? नॉर्मल है. इन दोनों पॉइंट पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया. अब ओरिजिन कहां होगा? यहां कहीं होगा. ओरिजिन कहां होगा? यहां कहीं होगा. तो अब अगर ये ओरिजिन हमारे पास है, अच्छा देखो मैं अगर आपसे बोल दूं कि सर मुझे इसका फिगर बना के दिखाइए, तो मैं देखो फिगर बना सकता हूं. मैं ये नहीं कह रहा फिगर नहीं बना पाऊंगा. मैं फिगर तो आपके सामने बना दूंगा. अच्छा मैं इसका फिगर बनाने का प्रयास करता हूं, कुछ रफ फिगर बनाने का प्रयास करता हूं. इसका रफ फिगर ऐसा होगा. अब ये कैसे आया? ये मेरे से इंटीग्रेशन फाइनाइट एरिया ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े बिना मेरे से मत पूछना, ठीक है ना. अगर हम इसके टेंजेंट की बात करें तो सीधी बात है ये टेंजेंट होगी. इसके नॉर्मल की बात करें तो ये नॉर्मल होगी, है कि नहीं. मतलब कहीं पर ऐसा कुछ एक बनेगा. अब उस इन दोनों पर ओरिजिन से क्या डाला जाता है? परपेंडिकुलर डाला जाता है. क्या डाला जाता है? परपेंडिकुलर डाला जाता है. तो फिलहाल हम यहाँ पर इसकी बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले सिचुएशंस की. तो हमारा सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये टेंजेंट है, ये उस पर बनने वाली नॉर्मल है, ठीक है ना. ये ओरिजिन है, ये OT ON और OT है ना, कि OT और ON है. ये हमारा O है, ये हमारा T और ये क्या है? N है. OT और ON ये दो हमारे परपेंडिकुलर डाले जाते हैं. बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है? मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है. ये टेंजेंट थी, ये नॉर्मल थी. ये क्या थी? टेंजेंट थी. ये हमारी क्या थी? नॉर्मल थी. अब इस पर हमने O से परपेंडिकुलर डाला, इस पर परपेंडिकुलर डाला, और इतना सब करने के बाद कहां से? ओरिजिन से 0,0 से परपेंडिकुलर डाला, और हमने देखा ये चार ऑप्शन बना दिए और बोल दिया इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद विचार कीजिए कि मैं क्या सही बोल रहा हूं कि किसी ओरिजिन से टेंजेंट और नॉर्मल पर क्या डाला गया? सिर्फ और सिर्फ एक परपेंडिकुलर डाला गया है. क्या डाला गया? सिर्फ और सिर्फ एक परपेंडिकुलर डाला गया है. बाकी बातें हमसे उसने प्रूव करने को बोल दी हैं. अब जब हमारे सामने ये परपेंडिकुलर डाला ही गया है तो भैया हम क्या निकालें? सबसे पहले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन. हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे.
हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। अब उसमें से ऑर्डिनरी पॉइंट पे बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डिनरी पॉइंट की चर्चा ही नहीं करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं dy/dx। तो सबको पता है दिस इज ए पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज ए पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तो dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dy/dt, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx/dt। कोई कंफ्यूजन है किसी को? अगर dy/dt की बात करें तो dy/dt यहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा हमारे पास, 3a cos स्क्वायर t और माइनस का sin t। अगर dx/dt की बात करें तो वहां से मिलेगा 3a sin स्क्वायर t और यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos t। ओके, 3a से 3a कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, एक sin से एक sin कैंसिल, हमारे पास कितना आ जाएगा, एक cos अपॉन sin मतलब cot t। कितना आ जाएगा, cot t। ये हमारे पास आ गया स्लोप। क्या आ गया, स्लोप आ गया एट द पॉइंट P, ऑर्डिनरी पॉइंट, ये स्लोप आ गया। तो हम यहीं पर साइड में बात कर लेते हैं टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करें तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप और एक्सक्यूज मी x माइनस x1, साइन टी उधर भेज दो तो y साइन टी इधर आ जाएगा, माइनस का a साइन टी कॉस क्यूब टी, ये अंदर चला जाएगा, माइनस का x कॉस टी प्लस का कितना आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये a कॉस टी साइन क्यूब टी। इसको उधर ले आओ तो x cos t, आप प्लीज मेरा थोड़ा ना देख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, y sin t, जरा ध्यान देना, ये उठ के उधर जाएगा तो माइनस का है, कैसा है, माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो जाएगा तो a cos t sin t, इस पूरे से a sin t cos t कॉमन ले लो, a sin t cos t कॉमन ले लो, sin t cos t कॉमन ले लोगे, यहाँ से भी sin t cos t कॉमन है, अंदर क्या cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t बचेगा, अंदर क्या बचेगा, sin स्क्वायर t और प्लस cos स्क्वायर t, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, x cos t प्लस y sin t इज इक्वल टू a sin t और cos t। इक्वेशन नंबर 1, इसी को हम बोल देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसी लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ हम वो टूल्स ढूंढ रहे हैं जो जो हमें यूज होने वाले हैं। तो चलो जरा अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मेरे प्यारे बच्चों, युद्ध से पहले हमें खेलना होता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर लें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप उल्टा हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, स्लोप क्या बन जाएगा, साइन टी अपॉन कॉस टी। अरे भाई भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, नॉर्मल के स्लोप पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये बात क्या भूल जाते हो, छोटी छोटी बातें। इधर कितना आ जाएगा, साइन क्यूब टी। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में सवेरा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको इधर ले आओ तो यहाँ कितना आ जाएगा, y cos t माइनस का a cos की पावर 4t, ऐसे ही ये अंदर जाएगा x sin t, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, cos t अंदर जाएगा तो सॉरी sin t अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का a sin की पावर 4t। ओके, इसको उठा के इधर ले आओ या इसको उठा के इधर ले आओ तो x sin t, जरा ध्यान देना, माइनस का y cos t, हाँ भाई ये उठ के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और a कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a साइन की पावर स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t, सॉरी माइनस आ जाएगा। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको समझा नहीं सकता, ऐसा नहीं है, ये उधर जाएगा पावर 4 स्क्वायर में तोड़ दोगे तो a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा तो a प्लस b और a माइनस b बन जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x साइन t माइनस का y cos t
इधर बन जाएगा माइनस का a cos 2t, इसको उठा के उधर ले जाओ तो प्लस का कितना हो जाएगा a cos 2t इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी नया नहीं किया है, पूरा का पूरा पुराना उठा के छाप दिया है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें दोनों मिल चुकी हैं, तो बाकी का क्वेश्चन हमारे किसी काम का नहीं है, हम इरेज कर दे रहे हैं। बस हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बचा लेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बचा लेंगे। तो चलो अब 0,0 से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। तो जैसे ही हम इस पे 0,0 से परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा OT। हम क्या निकालेंगे OT। अगर हम OT की बात कर लें, किसकी बात कर लें OT की बात कर लें, तो OT का मतलब है 0,0 से इस पे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा a sin t cos t और अपॉन में अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। ओ भाई अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आपको बता दूं कि ओरिजिन से जाने वाला फार्मूला ये होता है, याद आया कुछ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मेरे प्यारे भाइयों और कुतुब मीनार की ऊंचाइयों। OT इक्वल टू a sin t, ये तो 1 हो जाएगा। तो OT हमारे पास आ जाएगा गुरुजी a sin t और यहाँ पे cos t। कोई कंफ्यूजन? अब बात कर लेते हैं ON की। ON की बात कर ले तो कितना मिलेगा सिमिलरली करके, ये तो 1 हो जाएगा a cos 2t। कितना मिलेगा a cos 2t अपॉन अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर t प्लस माइनस cos स्क्वायर t, सॉरी cos t का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ON इक्वल टू कितना आ जाएगा a cos 2t। ये हमारा क्या आ गया ON। OT मिल गया, ON मिल गया। चलो देखो देखो देखो, रियलिटी में क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बड़ा था, क्वेश्चन रियलिटी में सिर्फ इतना ही बड़ा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन। हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी हमारी टेंजेंट और उसकी क्या, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हमारे पास ON और OT दोनों मिल चुके हैं। तो अब जरा हम पहले ऑप्शन के पास चलते हैं। 4 टाइम OT स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। चलो सबसे पहले दोनों तरफ 4 से इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4OT, पहले स्क्वायर कर देते हैं। तो OT स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर t और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर t। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 4 आ जाएगा। अगर हम बात कर दें ON स्क्वायर की तो यहाँ कितना आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर 2t। मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 4OT स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। तो जैसे ही ऐड करेंगे ये साइन, अच्छा ध्यान दो, तो 4 साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी को हम साइन 2t का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से देखो, क्या हम 4 साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी को साइन स्क्वायर 2t लिख सकते हैं ना? ये तो बहुत छोटी सी बात है ना, ये बात तो आपने पढ़ रखी है, साइन 2t का फार्मूला। ओ भाई क्या मेरे को क्यों दर्द दे रहे हो? ये और ये फार्मूला बन गया ना साइन 2t का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया a स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा साइन स्क्वायर 2t और यहाँ से प्लस a स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो यहाँ कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 2t। इसकी किस्मत फूटी। 4OT स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर इक्वल टू यहाँ ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा a स्क्वायर। दिस इज ए फर्स्ट ऑप्शन राइट। अभी हमारे पास B और C ऑप्शन बाकी हैं। क्यों बाकी हैं? क्यों सर आप कह सकते हैं सर हमें एक तो ऑप्शन मिल गया ना, हमें जब एक ऑप्शन मिल गया तो हम बाकी के ऑप्शन की तरफ क्यों भाग रहे हैं? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाकी के ऑप्शन की तरफ भागना हमारा एक टारगेट इसलिए है कि उसमें हमको D ऑप्शन बोल रखा है। हमसे क्या बोल रखा है? D ऑप्शन में बोल रखा है ऑल ऑफ दीज। क्या बोल रखा है? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब क्या है कि हमें लगभग सारे ऑप्शन सही हैं, ऐसा उसने बोला है, इसलिए हमें सारे ऑप्शन क्या करने पड़ेंगे? चेक करने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन तो राइट हो गया, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। तो चलो अब हम चर्चा कर लेते हैं बाकी ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट। किसकी बात कर लेते हैं? द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये नोट कर लीजिए आप जल्दी से। अगर हम बात करें द लेंथ ऑफ टेंजेंट की, तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात कर लें तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे डालिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो मेरे ख्याल से लेंथ ऑफ टेंजेंट आपने क्या निकाली थी? y अंडर रूट के अंदर, सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट ना,
क्या निकाली थी, y के अंदर 1 प्लस मुझे थोड़ा थोड़ा याद है आपने dx अपॉन dy किया था शायद, dx अपॉन dy का स्क्वायर किया था। लेंथ ऑफ, देखो मेरी याददाश्त बहुत तेज है, ये सब चीज़ें मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। हाँ ऐसा ही कुछ किया था। y की वैल्यू आई डोंट नो, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dx अपॉन dy यानी tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। वो बाई कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, बार y sec थीटा, इसको तुम क्या लिख सकते हो, y अपॉन cos t, t चल रहा है भाई, t चल रहा है, t चल रहा है। तो ये बात हमारी बी ऑप्शन भी चमक गया हमारे सामने। कौन चमक गया, बी ऑप्शन भी चमक गया। अब बहुत से लोग कंफ्यूजन से dx अपॉन dy को आपने tan क्यों रख दिया। ओ मेरे प्यारे भाई, थोड़ी देर पहले dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस cot t प्रूफ किया था, कहीं पर याद करो, किया था ना ये बात हमने प्रूफ। तो ये हमारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई। क्या आ गई हमारे सामने, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई। अब हम बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात कर लेते हैं। तो यार लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो y अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर t कितना आ गया, कॉट स्क्वायर t आ गया, कॉसेक स्क्वायर t बन जाएगा y कॉसेक t, ठीक क्या बन जाएगा, मॉड के अंदर y अपॉन साइन t। तो हमारा सी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन क्या है, डी है। हमारा राइट ऑप्शन क्या है, डी है। देखो हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम इन क्वेश्चंस में कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, ना कोई हम पहाड़ तोड़ रहे हैं। जितना हमने पढ़ा है, अगर सही बताऊं, अगर आप 2 मिनट के लिए मन से बिल्कुल दिमाग से सोच करके देखो, कुछ भी मैं टेक्निकल नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी टेक्निकल आपको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। रीजन है कि इस चैप्टर में कुछ भी टेक्निकल नहीं है, फुद्दू चैप्टर है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, इसलिए हम सिर्फ सीधी सीधी क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम पहले से ही घूमे हुए हैं, है कि नहीं, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास है लिखिए जरा, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 e टू द पावर 2 टाइम्स 1 माइनस x, 2x minus 1 e to the power 2x minus 1 at the point of its maximum, of its maximum, of its maximum, of its maximum is, of its maximum is। पहला ऑप्शन है, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, परेशान मत होइए। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। हमसे क्या कह रहा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है। एक ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जो किसी पॉइंट के लिए मैक्सिमम वैल्यूज दे। कैसी वैल्यूज दे, मैक्सिमम वैल्यूज दे, मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू दे, मतलब उससे बड़ी कोई वैल्यू ना हो, उससे बड़ी कोई वैल्यू ना हो। फिर तो क्वेश्चन के ऊपर पढ़ी, उसने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट इट्स मैक्सिमम, मतलब हमें उन पॉइंट पर कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जिस पर वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कर्व किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देता है, किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो वो उस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसके बाद कोई भी उससे बड़ी वैल्यू नहीं होती है, उसके बाद कोई भी उससे बड़ी वैल्यू
वैल्यू नहीं होती है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। और इस बात को हम और अच्छे से, इस बात को हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम एक अगला चैप्टर पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। उसमें ही ये क्वेश्चन उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, थोड़ा सा नहीं, 80% ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आए मैक्सिमा और मिनिमा वाला, तो हमारे दिमाग में एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर हमें कोई चीज मैक्सिमम प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करनी है, तो मैक्सिमम प्रूफ करनी है, तो आप क्या करो, उससे सारी, उसके बाद की सारी वैल्यू क्या कर दो, छोटी प्रूफ कर दो, वो अपने आप क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे ये लाइन आपको बड़ी प्रूफ करनी है, ये लाइन आपको क्या करनी है, बड़ी प्रूफ करनी है, तो सीधी बात है इसके बगल में आप एक छोटी सी लाइन बना दो। क्या बना दो, एक छोटी सी लाइन बना। या आपको इस लाइन को छोटा प्रूफ करना है तो आप इसके बगल में एक बड़ी लाइन बना दो। तो दोनों बातें क्या हो जाती हैं, हमारी छोटे और बड़े की प्रूफ हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए उसने हमसे क्या बोला, इस क्वेश्चन के लिए उसने हमसे बोला कि भाई साहब उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, उस पॉइंट पर कर, किसी एक ऐसा पॉइंट जिस पर टेंजेंट क्या देता है, कर्व क्या देता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है, मतलब वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी कर्व के लिए, अदरवाइज उसके बाद कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं होगी। बात समझ में आ गई इतनी? बात समझ में आ गई ना इतनी? वो कहना क्या चाहता है, वो कहना ये चाहता है कि उस पॉइंट के बाद उसकी कोई बड़ी वैल्यू नहीं होगी, तभी तो कह पाएंगे मैक्सिमम वैल्यू, है कि नहीं? तो चलो फिलहाल अपना काम करते हैं। हमारे पास कर्व क्या है, y = 2x - 1 × e⁻², 1 - x। अब आप कहोगे सर एक मिनट सर, पॉइंट तो हमें पता नहीं है, टेंजेंट निकालने के लिए हम घूम रहे हैं, पॉइंट हमें पता नहीं है और टेंजेंट हम निकालने के लिए घूम रहे हैं। तो मैंने कहा करो ना, जो काम कर सकते हो वो तो करो। आप सबसे पहले इसको डेरिवेट तो कराओ मेरे भाई डेरिवेट तो कराओ। पहला छोड़ दो, दूसरे का डेरिवेट करा लो। कितना आएगा, e⁻² टाइम्स 1 - x। समझ रहा, e की पावर का डिफरेंशिएशन वैसा ही, अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, -2 प्लस, अब दूसरे को छोड़ दो, 2 टाइम्स 1 - x, इसका डिफरेंशिएशन करा दो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? भाई पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहला छोड़ा दूसरे का डेरिवेट कराया, दूसरा छोड़ा पहले का डेरिवेट कराया। अब dy/dx = 0, dy/dx = 0, यहां पर लिख दीजिए फॉर मैक्सिमम। मैंने आपसे क्या बोला, ये क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर से 80-85% मैच करता है, इसलिए हमें उसी का प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, इसको 0 दिखा दें तो 2x - 1 × -2 + 2, ये कॉमन मिल जाएगा, इंटू e⁻² टाइम्स 1 - x = 0। बोल सकते हैं e⁻², 1 - x नॉट इक्वल टू 0। ये बात सभी जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता है। यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते थे हम, 2 भी कॉमन ले सकते थे, क्या 1 बचता और यहाँ क्या बचता, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 2x - 1 = 0। तो 1 = 2x - 1, तो 2x = 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हमें x = 1 मिल गया। क्या मिल गया, x = 1 मिल गया। अब यहाँ से आप क्वेश्चन मेरे से कर सकते हो कि सर अगर हमको पॉइंट नहीं पता है तो क्या हम ये मेथड, जो आपने मेथड ये लगाया हुआ है पॉइंट निकालने के लिए, क्या मेथड ये हम हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं? नहीं, ये मेथड हम तभी लगाएंगे जब हमसे वो बोलेगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हम तभी बता पाएंगे जब हमें उसके क्या पता होंगे, क्रिटिकल पॉइंट पता होंगे। क्या पता होंगे, क्रिटिकल पॉइंट पता होंगे। परेशान मत होइए, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसलिए हम ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखेंगे कि हाँ कभी हमने ये चीज बातें यूज की थी। तो फिलहाल हमारे पास पॉइंट निकल के आ गया, x = 1, dy/dx 0 करने पे x = क्या मिल गया, 1 मिल गया। इस बात को आप नोट
कर चुके हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। dy अपॉन dx, इधर हमारे पास 2 टाइम्स e की पावर 2x माइनस 1 कॉमन मिला था, सॉरी 1 माइनस एक्स कॉमन मिल रहा था। हमारे पास अंदर क्या बच रहा था, अंदर बच रहा था 1 माइनस 2x प्लस 1। देखो ना ध्यान से थोड़ी देर के लिए, क्या बच रहा था, 1 से 1, नहीं क्या कर रहे हो भाई मेरे, क्या करना चाहते हो, 1 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 टाइम्स e की पावर 2 1 माइनस एक्स, और 1 1 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2x। हम इसका दोबारा डेरिवेट कराएंगे फॉर मैक्सिमम के लिए, क्या लिखिए, अगेन डेरिवेट फॉर मैक्सिमम। दोबारा डेरिवेट कराएंगे d2y अपॉन dx2। 2 यहां से भी 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर कर दीजिए बिल्कुल तरीके से, पहला छोड़ दीजिए e की पावर 2 1 माइनस एक्स। इसका डेरिवेट कराएंगे तो 1 का 0, x का माइनस 1, माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस अब इसको छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेट करा लीजिए, और इसका दोबारा डेरिवेट कराएंगे तो 1 माइनस एक्स का फिर से माइनस 1 निकले। अच्छा यार 2 भी तो था, तो ये इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ध्यान देना 2 मिनट के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। यहां से 2 कॉमन लिया था ना, ये 2 बाहर चला गया है, नहीं एक 2 तो पहले से ही था ना, एक 2 यहाँ पहले से था, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, ओके। तो ये 2 कॉमन लेके ये 4 हो गया, पहला छोड़ दिया, 1 माइनस इसका डेरिवेट कराया तो 1 का 0 x का माइनस 1, माइनस पहले यहाँ प्लस था, 1 माइनस इसको ड्रॉप किया, इसका डेरिवेट कर e का e रहा, फिर ऊपर वाले कराया तो 2 कांस्टेंट, 1 माइनस x में माइनस 1, तो उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब एट x इक्वल टू 1 d2y अपॉन dx2, हमें x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x इक्वल टू 1 पे क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा बड़ा है, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बोरिंग है और थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा होने के साथ साथ थोड़ा टेक्निकल भी है। तो अब हमने x इक्वल टू 1 पॉइंट रखा यहाँ पर, जैसे ही 1 रखा तो d2y अपॉन dx2 हमें क्या मिला, -4 मिला, हमें क्या मिला, अरे यार ये 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ से कितना आएगा, 1 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो -4 मिलेगा। ये 1 जैसे 1 है तो 1 माइनस 1 0, इसको पूरा 0 कर देगा, तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, यानी कि लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। याद रखना दोस्तों, d2y अपॉन dx2 अगर नेगेटिव आया है तो वो कैसा होगा, मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव आया है तो कैसा आएगा, मिनिमम, कैसा आएगा, मिनिमम। ये सारी बातें मैं आपको टेंजेंट मैक्सिमम और मिनिमम चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि d2y अपॉन dx2 की अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमम होगा, और अगर पॉजिटिव आती है तो वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 रखने पर इसका जो कर्वेचर है, जो इसका जो नेचर है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो x इक्वल टू 1 इस कर्व को दे देंगे, तो नाउ तो ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो x इक्वल टू 1 पुट करो कर्व में, पुट इन कर्व, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स -1 e की पावर 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स, e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 में गया 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो पॉइंट क्या मिल गए, 1,1, हमें पॉइंट क्या मिल गए, 1,1। ये सारा गेम किसके लिए था, पॉइंट के लिए था, किसके लिए था, पॉइंट के लिए था। हमको पॉइंट पता चल चुके, पॉइंट पता चल चुके। अच्छा सर, अब आप मेरे को एक बात बोलोगे मेरे से,
सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी। हाँ तो मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इस कर्व की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी किस पॉइंट पर, x = 1 पर कितनी होगी 1 होगी, और x = 1 रखने पर 1 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। बस यही हमारा मैक्सिमम और मिनिमम थ्योरी होती है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम इतना ही दिमाग में रखते हैं कि x = 1 रखने पे हमें क्या मिला 1 मिला, और ये पॉइंट हमको 1,1 मिल चुके हैं। तो अब इस पॉइंट 1,1 पे हम क्या निकाल लेंगे, उसकी टेंजेंट निकाल लेंगे, और टेंजेंट निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आधा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा काम हो जाएगा। फिर आधा नहीं पूरा काम हो जाएगा यार। 1,1 इस पर पुट कर दो तो अपने को स्लोप पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, स्लोप पता चल जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो x 1 रखो यहाँ पर, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो 1 यहाँ रहो तो ये भी 0 हो जाएगा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये तो हमें 0 मिल गया। स्लोप क्या मिल गया, 0 मिल गया। बहुत आसान हो गया। तो ये अब अगर हमें स्लोप 0 मिल गया है तो सीधी का टेंजेंट की इक्वेशन y - y1 = स्लोप x - x1, y - 1 = 0। तो y = क्या मिला 1, y - 1 = 0। यही हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम है, नोट कर लीजिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं था। यहाँ से क्वेश्चन आपका पुराना वापस आ गया। जैसे हमको पॉइंट मिल गए हम अपने पुरानी जगह पे आ गए, स्लोप निकाल लिया, स्लोप निकालने के बाद टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली। नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। द सम ऑफ द स्क्वायर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस cut off by the tangent at the curve, cut off by the tangent at the curve, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इज इक्वल टू a की पावर 1/3, a greater than 0 at a/8, a/8 is 2, then a, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। ओके, हमसे क्या बोला है, कर्व है ये कर्व इस पॉइंट पर टेंजेंट देता है। क्या देता है, टेंजेंट देता है। सुनो क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द कट ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो ये टेंजेंट ऑफ द, जब हम टेंजेंट निकाल पाएंगे तभी तो हम उसको कट करा पाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे ना भाई। तो चलो सबसे पहले हम टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो 1/3 x की पावर -2/3 प्लस 1/3 y की पावर -2/3 dy/dx इज इक्वल टू 0। भाई हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ले रहे हैं, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर हम एक्सिस को कट करा लेंगे और जो भी डिस्टेंस आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे, जो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। हमारी बात प्रूफ हो जाएगी। फिर ध्यान से सुना, उसने क्या बोला, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंटरसेक्ट द बोथ एक्सिस कट ऑफ बाय द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट इज 2। उसने क्या बोला कि किसी कर्व के लिए टेंजेंट जो है बोथ एक्सिस को कट अगर करती है तो उस एक्सिस के सम का स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 के स्क्वायर है। तो a की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, पल्ले पड़ गया ना क्वेश्चन। तो चलो फिर क्या दिक्कत है,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 y की पावर -2/3 dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1/3 x की पावर -2/3, तो dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3। एट द पॉइंट निकाल लेते हैं। एट द पॉइंट हमारे पास कितना है, a/8 a/8, इधर हमारे पास a/8 की पावर 2/3 और यहाँ पर a/8 की पावर 2/3। कितना आ गया, यहाँ पर भी 2/3, यहाँ पर भी 2/3, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। स्लोप कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, स्लोप आ गया, स्लोप आ गया। टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 x माइनस x1। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ थोड़ा सा रॉन्ग कर रहा हूं। हाँ, ये माइनस था, क्या था, माइनस, मैं कह रहा था थोड़ा सा रॉन्ग कर रहा हूँ, ये माइनस। ओके, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो y माइनस a/8 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का a/8, इसको इधर ले आओ, तो x प्लस y इज इक्वल टू a/4। ये हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन। ओ भाई, इतना कुछ टेक्निकल नहीं है उसमें, नॉर्मल से हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली। क्या निकाल ली, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली। समझ में आ गया ना सभी को। अब टेंजेंट इक्वेशन क्या है, ये टेंजेंट आ गई। अब अगर ये x एक्सिस को कट करता है तो y 0 हो जाएगा, और y एक्सिस को कट करता है तो x 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या होंगे, 0, a/4, और ये पॉइंट क्या होंगे, a/4, 0। तो ये डिस्टेंस क्या है, a/4, और ये डिस्टेंस क्या है, a/4। समझ में आ गया। अरे उसने बोला ना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, जो टेंजेंट है वो दोनों को क्या कर रही है, कट कर रही है, सेम एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है। तो दोनों को क्या करा दिया, कट करा दिया। अगर x एक्सिस को कट करती है तो y 0 करा दिया, y एक्सिस को कट करती है तो x को 0 करा दिया। तो इन दोनों डिग्री का सम यानी a² प्लस a² इज इक्वल टू कितना है, 2 है। कितना है, 2। उसने बोला ना दोनों के स्क्वायर का सम कितना है, 2 है। तो 2a² इज इक्वल टू 2, तो 2a² इक्वल टू 32, तो a² इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4। a की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4। कोई दिक्कत है किसी को, नोट कर लीजिए। तो हमारे पास एक ऐसा ये 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने हमसे क्या बोला, ग्रेटर देन 0, इसलिए हम केवल और केवल क्या लेंगे, पॉजिटिव 4 लेंगे। समझ में आ गया इतना, नोट कर लीजिए सभी लोग जल्दी से। कुछ था नहीं भाई, टेक्निकल कुछ नहीं था, जो कुछ था कबाड़ था आपके सामने, उठा के मैंने केवल उसको सेट कर दिया। हमारे सामने क्या बन गई, फेरारी कार बन गई, है कि नहीं। तो आसान से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली थी पॉइंट पे, स्लोप निकाल लिया, टेंजेंट मिल गया, x एक्सिस को कट कराया, y एक्सिस को कट कर, यह कट कराना तो जानते हो सेम एक्सिस पे कट कर रहा है, x 0 y 0, x एक्सिस पे कट करेगा, y एक्सिस पे कट करेगा, दोनों निकाल लिए, कहानी निकल के आ गई। कोई दिक्कत है। अब अगर आप मेरे से ये छोटी छोटी बातें पूछो ना तो भाई साहब धन्य है आप लोग। तो ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा, हम बढ़ते हैं आगे, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ए कर्व विथ इक्वेशन, ए कर्व विथ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस c माइनस cx प्लस d प्लस d। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस क्वेश्चन को आर डी शर्मा की बुक में देखेंगे तो आपको ये रॉन्ग दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है बट यहाँ पर रियलिटी में माइनस है, ठीक है ना। अगर आप प्लस लेके सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मैच नहीं करेगा। तो लिखिए जरा, ए कर्व विथ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू this has zero gradient at the point 0,1 at the point 0,1 and also touch the x-axis at the point -1,0, touch x-axis -1,0. Then the values of the x for which the
विच द कर्व हैज नेगेटिव ग्रेडियंट आर, हैज नेगेटिव ग्रेडियंट आर। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने x ग्रेटर देन -1, दूसरा ऑप्शन है x लेस देन 1, तीसरा ऑप्शन है x लेस देन -1 और डी ऑप्शन है x जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर के 1 तक, -1 से लेकर के 1 तक। बात समझ में आ रही होगी सभी को इतनी? ओके। तो चलो हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हमें कर्व गिवन है, हमें क्या है, कर्व गिवन है, बोला जिसकी इक्वेशन ये है। अच्छा, इसका जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है वो 0 है, वो क्या है, 0 है। किस पॉइंट पर, 0,1 पर। तो सबसे पहले हम इस कर्व को डेरिवेट कर लेते हैं। तो dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x³ इंटू a प्लस 3bx² माइनस का c, माइनस का कितना आ गया, c आ गया। ओके, अब कह रहा है ग्रेडियंट 0 है किस पर, 0,1 पर, 0,1 पर। तो ये 0 कितना बचेगा, -c इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि dy/dx कितना है, 0 है। तो अपने पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब जरा एक काम और कर लेते हैं। हमको उसने एक पॉइंट और दे रखे हैं, हमको उसने एक पॉइंट और दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, कह रहा एक्स एक्सिस को ये टच करता है, एक्स एक्सिस को क्या करता है, ये टच करता है। किस पॉइंट पर, -1,0 पर। कहां पर टच करता है, -1,0 पर। अब अगर -1,0 पर टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर भी एक टेंजेंट बनेगी, वहां पर भी एक टेंजेंट बनेगी। और अगर वहां पर एक टेंजेंट बनेगी तो y = 0 है ना, तो इसका मतलब है कि dy/dx वहां भी कितना होगा, 0 होगा। dy/dx वहां भी कितना होगा, 0 होगा। तो नाउ -1,0 पर, तो अगर -1,0 की बात कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 रखोगे कितना आएगा, माइनस का 4a प्लस का 3b माइनस c इक्वल टू 0। तो -4a प्लस 3b, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू आ जाएगा 3b/4। और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। और इस रिलेशन का हम यूज करेंगे बाद में। ओके, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसने हमसे बोला था एक कर्व गिवन है जो कह रहा है जिसका ग्रेडियंट 0 है। किस पॉइंट पर, 0,1 पर। तो 0,1 पे हमने उसका ग्रेड निकाला, कितना मिला, रिलेशन c,0। अब कह रहा कर्व x एक्सिस को टच करता है। क्या बोला, कर्व जो है वो x एक्सिस को टच करता है। तो भैया मेरे जब कर्व x एक्सिस को टच कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वहां पर भी क्या होगा, पॉइंट होगा -1,0। अब जब वहां पर पॉइंट -1,0 है तो y कितना है, 0 है। y कितना है, 0 है। और जब y 0 है तो वहां पर भी dy/dx कितना होगा, 0 होगा। तो हमने dy/dx निकाला और उस पॉइंट पर रखा, तो हमको क्या मिला, ये रिलेशन मिला। कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई प्रॉब्लम है? तो हमारे पास ये रिलेशन हमारे पास निकल करके एक तरीके से एक रिलेशन निकल के हमारे सामने आ गया। अब जब पॉइंट कर्व पर है, ये पॉइंट कहां पर है, कर्व पर है। तो जब ये पॉइंट कर्व पर है तो सीधी बात है ये पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाइड करेंगे, ये पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो जब ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाइड करेंगे तो पहला पॉइंट क्या था, 0,1। पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, 0,1। तो मेरे प्यारे दोस्तों y की जगह पर 1, तो आप लिख सकते हो कि क्योंकि जो कर्व है, जो पॉइंट है, जो कहां पर है, पॉइंट है, वो कर्व पर है। वो कहां पर है, कर्व पर है। तो वो कर्व को भी सेटिस्फाइड करेंगे, तो वो कर्व को भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो जब कर्व को सेटिस्फाइड करेंगे तो 1 = 0 प्लस c माइनस 0 प्लस d। तो यहां से c प्लस d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो c पता ही कितना है, 0। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अभी एक मिनट, कर्व पर एक जगह और पॉइंट है, कौन सा, -1,0। कर्व की टेंजेंट का एक पॉइंट और है, कहां पर, -1,0। तो जरा -1,0 यहां पर रख दो। तो 0 = a माइनस b प्लस c और प्लस d। अब जरा ध्यान देना, तो x तो नेगेटिव -1 तो प्लस हो गया, c तो दोनों 0 ही है, तो दोनों 0 हो जाएंगे। d की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कितना आ चुका है, a माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a माइनस b इक्वल टू कितना आ चुका है यहाँ पर, -1। तो मेरे प्यारे दोस्तों b की आप यहाँ पे a की वैल्यू निकाल चुके हो, 3b/4 कितना आ चुका है, 3b/4 माइनस b इक्वल टू -1। तो माइनस का b/4 इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। d की वैल्यू कितनी आ गई, 1। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अपने को ABCD की वैल्यू पता चल गई, अपने को ABCD की वैल्यू पता चल गई। अब ABCD की वैल्यू उठा के इस कर्व को दे दीजिए। तो नाउ
द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी पुट इन कर्व, हमें किसमें पुट करनी है? कर्व में पुट करनी है। तो चलो y इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी निकाली आप लोगों ने? 3। कितनी निकाली? 3, तो 3x की पावर 4। b की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 4, तो कितना आ चुका है? 4x की पावर 3। c की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 0, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। d की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 1। तो अब कह रहा है, अब बोला क्या उसने क्या बोला था कि हमसे बोला क्या था? A given curve equation of this has zero gradient, 0, also that touches the x-axis, the point, the values x for which the curve negative gradient, मतलब कह रहा है कि कर्व के लिए अगर नेगेटिव ग्रेडियंट हो जाए, ग्रेडियंट कैसा हो जाए? नेगेटिव हो जाए, तो वहां पर कंडीशन क्या होगी? इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन x के लिए क्या करेगा? लाई करेगा। नहीं बात समझ में आई? उसने हमको एक कर्व दिया था, उसने हमको क्या दिया था? एक कर्व दे दिया था। उसने हमको यहाँ पे 4 अननोन थमा दिए ए बी सी डी, उसने हमको यहाँ पर 4 अननोन थमा दिए ए बी सी डी, और हमसे बोल दिया कि भैया जरा इसका क्या निकाल के दिखाइए, इसका आप हमको निकाल के दिखाइए। क्या हमने निकाल के दिखाया यहाँ पर? ABCD की वैल्यू निकाल के दिखाइए। उसके लिए उसने हमको 2 कंडीशन दे रखी थी। क्या कि अगर ग्रेडियंट 0 है, अगर ग्रेडियंट क्या है? 0 है, dy dx क्या है? 0 है। कहां पर? 0, -1 पर। तो हमने 0, -1 पर दोनों से इक्वेशन निकाली, यहां से हमको c की वैल्यू मिली। अब कह रहा है कर्व जो है वो x एक्सिस को टच करता है, तो जब कर्व x एक्सिस को टच कर रहा है -1, 0 पर, तो सीधी बात है y कितना है? 0। जब y 0 तो dy dx भी कितना होगा? 0 होगा। तो जब dy dx 0 होगा तो हमने यहां पर फिर से एक बार डेरिवेट कराएगा ना, पहले से हम डेरिवेट करा चुके थे। वहां पर जाके पॉइंट बना, वहां पे एक a का रिलेशन मिला b के साथ में, a = 3b/4। दैट्स इट। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां से हमको a और c का रिलेशन मिल चुका है। अब वो पॉइंट कर्व पर भी तो होंगे, क्यों? क्योंकि जहां से टेंजेंट जाती है वो पॉइंट कहां पर होता है? कर्व पर होता है। तो वो पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो हमने देखा कर्व को जब सेटिस्फाइड करेंगे तो हमने कर्व पर रखा, तो वहां से 2 रिलेशन मिले हमको, d की वैल्यू और b की वैल्यू मिल गई। सारी वैल्यू आप पुट कर हमको ABCD की वैल्यू मिल गई। ये कर्व हमारे पास निकल के आ चुका है। अब कह रहा है कि ये dy dx नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव ग्रेडियंट है। कैसा है? नेगेटिव ग्रेडियंट है। चलो भाई, अगर इसके नेगेटिव ग्रेडियंट की बात कर ले तो सबसे पहले हमें इसका डेरिवेट निकालना पड़ेगा। तो dy/dx = 12x³ प्लस का 12x²। बात समझ में आ रही है इतनी? अब कह रहा है dy dx नेगेटिव है। अच्छा, dy dx अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि 0 से छोटा होगा। अगर dy dx नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है कि 0 से छोटा होगा। तो अब अगर dy dx 0 से छोटा होगा तो सीधी बात है कि x³ प्लस x² क्या होगा? 0 से छोटा होगा, यानी कि x + 1 < 0 होगा, यानी कि x < -1 होगा। और जाने अनजाने हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। कौन सा है हमारा? x < c। जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा राइट है। कोई कंफ्यूजन नहीं कीजिए। ये सिचुएशन उसने हमको दे रखी है, हमने कोई यहाँ पर अपने आप से पैदा नहीं की, हमने सिर्फ उसे दे रखी है कि नेगेटिव ग्रेडियंट। अब नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब क्या है? 0 से छोटा है कि नहीं? दैट्स इट। आप नोट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है यार इंक डालना, है कि नहीं? पढ़ा तो हर कोई लेता है, हर कोई पढ़ा लेता है, उठाएगा मार्कर शुरू हो जाएगा, लेकिन इंक डालना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, नाप के, तौल के, बिल्कुल निशाने पे। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ में ही हम इस चैप्टर को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? आज का लास्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ m is the slope of the tangent to the curve e to the power y is equal to 1 plus x square, then if m is the slope of the tangent to the curve, then पहला ऑप्शन है mod m greater than 1, दूसरा ऑप्शन है m less than 1, तीसरा ऑप्शन है mod m less than 1, और चौथा ऑप्शन है mod m less or equal to 1। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसका डेरिवेट करा लीजिए, जो काम आप अभी तक कराते चले आए हैं। dy/dx इक्वल टू 2x, तो dy/dx इज इक्वल टू 2x/1 प्लस
एक्स स्क्वायर। ओके, बात दिक्कत है कोई? अब कह रहा है एम इसका क्या है? स्लोप है। एम इसका क्या है? स्लोप है। चलो मॉड एम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई इतनी? कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? ठीक। अब अगर आपको पता हो, मैंने आपको ये बात पहले बता रखी, जो ए एम होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है? जी एम होता है। ए एम ग्रेटर और इक्वल टू जी एम। अब बहुत से लोग कहेंगे सर ये ए एम और जी एम क्यों प्रकट हो गया अचानक से? इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी हमारे सामने, अचानक से ये प्रकट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर हैं, ए 1 और मॉड एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास दो नंबर हैं, 1 और मॉड एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है कि हमें इन दो नंबर का रेशियो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रेशियो लेना पड़ेगा। तो सबको पता है ए एम का मतलब क्या है? 1 प्लस मॉड एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 इंटू मॉड एक्स का होल स्क्वायर। आपको पता है ना ए एम क्या होता है? ए प्लस बी अपॉन 2, और ये क्या होता है? रूट ए बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस मॉड एक्स का स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 2 मॉड एक्स। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? 1 प्लस मॉड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। 1 प्लस मॉड एक्स स्क्वायर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 1 ग्रेटर और इक्वल टू 2 मॉड एक्स और अपॉन में 1 प्लस मॉड एक्स का स्क्वायर। ये क्या है? मॉड एम। तो मॉड एम लेस और इक्वल टू 1। मॉड एम क्या आ गया? लेस और इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है? चौथा ऑप्शन। ये हमारा क्या है? चौथा ऑप्शन। देखो यार, इन क्वेश्चंस में या इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर एम और जीएम लेते हैं, सिचुएशन ये होती है जब कभी हमारे पास कंडीशन की बात करता है तो कंडीशन के लिए हमें कुछ ऐसा रेशियो ढूंढना होता है, ऐसा रेशियो ढूंढना होता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको डोमेन रेंज में बताया था कि रेंज जो होती है ना वो किसी भी मेथड से निकाली जा सकती है। वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड, सीरीज मेथड, एपीजीपी का कोई मेथड, ट्रिग्नोमेट्री का कोई मेथड, डिफरेंशिएशन का कोई मेथड, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई मेथड, एपीजीपी जैसे बता दिया ना मैंने पहले आपको, मैट्रिक्स का मेथड, डिफरेंशिएशन का मेथड, इंटीग्रेशन का मेथड, कोई भी मेथड उठा करके वो आपके सामने क्या कर सकता है? पटक सकता है। इस कारण ये सीरीज हमारे पास क्या होती है? इस कारण हम कोई भी कंडीशन निकाल करके रेशियो निकालते हैं। इसलिए हम एएम और जीएम का यूज करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर दो नंबर अलग अलग नजर आ रहे थे। मतलब आप देख सकते हो, जो tan मॉड एक्स को tan थीटा भी तो मान सकते थे, फार्मूला होता है ना, तो यहाँ पर sin 2 थीटा के लिए कंडीशन बन जाती है। तो फिलहाल तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन इतना याद रखो, दो नंबर है 1 और मॉड एक्स का स्क्वायर, इसलिए हमने एएम जीएम के बारे में चर्चा की। और इसी के साथ में ही ये चैप्टर क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है हमारी तरफ से, है कि नहीं? मैंने आपको इस चैप्टर से लेकर के छोटी छोटी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको करना सिर्फ इतना है, ये चैप्टर, ये तीनों लेक्चर आपको चाहो तो पढ़ सकते हो, आपने नोट्स बना लिए होंगे। आज का जो लेक्चर था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए क्वेश्चन, एडवांस नहीं कह सकते, सिर्फ मेंस के क्वेश्चंस के लिए ये अच्छे क्वेश्चंस थे इस पे, ठीक है ना। अब बाकी की प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैं आपको बुक रिफर करूंगा। आप चाहो तो आरडी शर्मा जो आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल की है उसके सारे क्वेश्चन उठा करके रिवाइज कर डालो, आपका रिवीजन हो जाएगा टेंजेंट और नॉर्मल का, है कि नहीं। तो गुड न्यूज जो आज की ये है कि ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जल्द ही, आपके सामने उसका वीडियो आपके सामने लाएंगे। और एक बात और है, आपको आईआईटी की कसम, आपको कसम इसलिए दे रहा हूं, आप वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त को, एक एक बंदे को शेयर कीजिए, है कि नहीं। हमारे सारे लेक्चर आप शेयर कर सकते हो, 12th के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, शेयर करो, ताकि वो जो बच्चे लॉकडाउन में बैठे हुए हैं उनका भी क्या हो? भला हो, है कि नहीं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।